मैं जाकर देखता हूँ। अरे रुक, तू आराम से नाश्ता कर, बजाने दे घंटी कुछ देर, नहीं खोलेंगे तो चली जाएगी वापस। ओहो माँ, मेरा एक जरूरी पार्सल आने वाला है, जरूर वही आया होगा, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर ऋषभ नाश्ते के बीच से उठा और घर का मेन गेट खोल दिया, पर सामने एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर ऋषभ का मुंह उतर गया और बुझी आवाज में उसने अपनी माँ से कहा, माँ, सुनंदा ताई आई है। अरे अपनी माँ को बाद में बुलाना, पहले मुझे अंदर तो आने दे, चल परे को हट। ये कहकर सुनंदा ने ऋषभ को हल्के से धक्का दिया और उसे साइड में हटाकर खुद घर के अंदर आ धमकी। तब तक ऋषभ की माँ तारा भी रसोई से बाहर आ चुकी थी और फिर, अरे सुनंदा जी आज इतनी जल्दी? हाँ, अरे मैं तो और पहले ही आ रही थी, पर फिर सोचा कि आज इतवार है तो क्या जाने तुम लोग सो रहे होगे, बस यही सोच के रुक गई। आह, बड़ी मेहरबानी। वैसे आज क्या खत्म हो गया? अब थोड़ी सी चीनी चाहिए थी, अब ये लो कटोरी भर दो। आज यही सोच के उठी थी कि सबके लिए बढ़िया खीर बनाऊंगी, पर डिब्बा खोलकर देखा तो मरी चीनी का एक दाना भी ना निकला। अब राकेश और निधि भी कल देर से घर लौटे थे तो उन्हें जगाना ठीक ना लगा मुझे। लाओ। अब हाँ, वैसे खुशबू तो बड़ी बढ़िया आ रही है। आज क्या बना लिया नाश्ते में? कुछ खास नहीं, मेथी आलू की सब्जी और पराठे हैं। अरे अरे अरे, मेथी आलू की भुजिया तो मुझे बड़ी पसंद है। बस जरा सी लहसुन और अदरक का तड़का लगाओ सूखी लाल मिर्च के साथ। अब वैसी बनाई है ना? खाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, पर अब इतनी जिद कर रही हो तो दे दो थोड़ी सी। अब ऐसा करो, अपनी ही एक छोटी सी कटोरी में दे दो, कल आऊंगी तो वापस लेते आऊंगी। सुनंदा तारा की पड़ोसन थी और हमेशा ऐसा ही करती थी। हर सुबह उसका पहला काम होता था तारा के घर जाकर खाना मांगना, कभी कच्चा सामान तो कभी पका पकाया खाना। सुनंदा किसी न किसी बहाने से तारा से वो सब मांग ही लेती थी और उसकी इस आदत से तारा के साथ साथ अब उसका बेटा ऋषभ भी चिढ़ने लगा था। माँ, आप ना बहुत भोली हो, तभी तो वो औरत आपको हर रोज बेवकूफ बनाकर सब मांग ले जाती है। अरे एक बार सीधे शब्दों में मना कर दोगी तो फिर कभी उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर आपसे नहीं होता तो मुझे बोलो, मैं कल ही इस औरत के दिमाग ठिकाने पर लगाता हूँ। नहीं बेटा, पुराने पड़ोसी हैं और सच कहूँ तो पहले सुनंदा जी ऐसी थी भी नहीं। तेरे बाबूजी बड़ा मानते थे उनके परिवार को, पर जब से महेश भैया गुजरे तब से थोड़ी बावली सी हो गई हैं। अब हो सकता है कुछ दिक्कत भी हो घर में। क्या दिक्कत होगी माँ? पति नहीं रहे तो क्या हुआ? उनका बेटा तो बढ़िया कमाता है, उल्टा उनकी तो बहू भी कमाती है। देखे नहीं उनके ठाठ? अभी पिछले महीने ही तो नई गाड़ी खरीदी है। और फिर सुनंदा ताई ने कभी खुद से कुछ कहा क्या आपको? नहीं, कोई परेशानी हो ऐसा तो कभी नहीं जताया, उल्टा हमेशा अपने बेटे बहू की तारीफ ही करती रहती हैं। तू छोड़ ना ये सब और ये बता कि तू ऑफिस से छुट्टी कब ले रहा है? मिताली का फोन आया था मुझे, बोल रही थी शॉपिंग पर साथ चलने को। ओहो माँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप और मिताली देख लो ना सब कुछ प्लीज। ये लो, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड, जो लेना है और जितने का भी लेना है आप दोनों ही देख लो। दरअसल यहाँ मिताली नाम की जिस लड़की के बारे में बात हो रही थी वो तारा की होने वाली बहू थी। ऋषभ और मिताली कॉलेज से एक दूसरे को पसंद करते थे और अब बहुत जल्द दोनों की शादी होने वाली थी। ऋषभ वेल सेटल्ड था तो मिताली भी बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। तारा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। और फिर एक दिन, कैसी हो तारा? हो गई बहू के स्वागत की तैयारियां? हाँ जी, बस अब सब सही से हो जाए। वैसे तो ज्यादातर काम खुद मिताली ने ही संभाल रखे हैं, मेरे ऋषभ को तो अपने ऑफिस से ही फुर्सत नहीं। चलो बढ़िया है। अब वैसे मैं ये कह रही थी कि वो थोड़ा सा गुड़ होगा क्या तुम्हारे पास? हाँ है तो सही, पर थोड़ा पुराना हो गया है। अरे अरे रे रे, फिर तो तुम्हारे काम का ही नहीं रहा होगा। ऐसा करो फिर जितना है मुझे ही दे दो। हैं? पर आप क्या करोगी उससे? सुनंदा वैसे थी तो तारा की पड़ोसन, लेकिन तारा ने उसे हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझा था। लेकिन जिस तरह हर रोज खाना मांगने को लेकर सुनंदा की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, उससे खुद तारा भी परेशान हो गई थी और अब तो उसके घर की सत्ता भी बदलने वाली थी। ऋषभ की शादी के बाद उसकी रसोई अब उसकी बहू मिताली के हाथों में थी। और आज क्या पकवा रही हो बहू से तारा? कढ़ी चावल बनाए ताई जी, आपके लिए लेकर आऊं? हाँ जरूर लेकर आओ, कढ़ी तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मिताली ने फौरन एक प्लेट में कढ़ी चावल लगाकर सुनंदा को दिए, जिन्हें सुनंदा ने कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया और फिर बड़े प्यार से बोली, वाह भाई वाह, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनाई बहू, जुग जुग जियो। अब ऐसा करो, इस कटोरी में थोड़ी सी कढ़ी मुझे दे भी दो। जी बस अभी लाई। मिताली के लिए ये पहली बार था इसलिए उसे कुछ खटका नहीं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, सुनो जी
ये सुनंदा ताई की क्या दिक्कत है? अरे कुछ नहीं, एक नंबर की लालची औरत है। हर रोज खाना मांगकर खाने की आदत हो गई है। माँ को तो उसने अपने झांसे में ले रखा है, पर तुम उसके चक्कर में मत पड़ना। साफ साफ मुंह पर मना कर देना। मिताली ने उस वक्त ऋषभ से कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। और फिर अगले दिन, और भाई तारा कहाँ हो? वो माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। जरूरी काम हो तो मैं बुला लाऊं उन्हें? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा सरसों का तेल लेने आई थी। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बाद में आती हूँ। नहीं रुकिए, मैं लाती हूँ। इसके बाद मिताली ने सुनंदा की लाई हुई छोटी सी बोतल में सरसों का तेल भरकर उसे दे दिया, जिसे लेकर सुनंदा वापस अपने घर चली गई। और फिर ये देखो, ये बुढ़िया फिर कहीं से कुछ मांग कर ले आई। ओ गॉड, इसने तो नाक कटा रखी है हमारी। मांगू नहीं तो और क्या करूं? तुम लोग तो मुझे कुछ देते नहीं, ना खाना और ना ही राशन। हाँ तो जीवन भर का ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा? अरे रहने की जगह दे रखी है, वो कम है क्या? भूलो मत, तुम्हारे पति ने जीवन भर जो कमाया वो अपनी बीमारी पर खर्च करवा कर चले गए। अब यहाँ जो कुछ भी है वो मेरा और मेरे पति का है। और मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी। राकेश बोल बेटा। अब मैं क्या कहूँ माँ, मेरा कहना तुम सुनती कहो। कब से कह रहा हूँ छोड़ आता हूँ तुम्हें किसी अच्छे वृद्धाश्रम में, वहाँ तुम भी खुश और यहाँ हम भी खुश। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। शायद मेरे ही समझने में गलती हो गई। मोहल्ले में तुम लोगों की इज्जत बनी रहे इसके लिए कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब लगता है कि तू ही सही है। अब जब बहू ने ही कह दिया है कि ये घर मेरा नहीं, तो फिर आप हमारे साथ रहेंगी जीजी, हमारे घर में, जो आज से आपका भी है। तारा तुम? हाँ जीजी, बहुत अच्छा हुआ जो मिताली के कहने पर मैं उसके साथ तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। क्यों जीजी, क्यों कभी कुछ नहीं बताया? क्या बताती तारा कि मेरे खुद के बेटे को मेरी परवाह नहीं। मेरी बहू मुझे एक वक्त का खाना तक नहीं पूछती, आस पड़ोस से मांग मांग कर गुजारा चला रही हूँ। ये कैसे बताती तुम्हें और किस मुंह से बताती? कसूर तो आखिर मेरी परवरिश का ही है ना। नहीं ताई जी, कसूर आपका नहीं, बल्कि जिसका है वक्त उसे उसकी सजा जरूर देगा। अभी आप हमारे साथ चलिए, आज से आप हमारे साथ रहेंगी। मैं आपको खाना खिलाऊंगी अपने हाथों से बनाकर। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों पर कैसे बोझ बन जाऊं? और ऋषभ, वो क्या कहेगा? उन्हें मैं समझा लूंगी ताई जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस अपनी बहू पर भरोसा रखिए और चलिए मेरे साथ। ये कहकर मिताली ने सुनंदा को गले से लगा लिया और सुनंदा में अब उसे ना कहने की हिम्मत नहीं। उसने एक बार भी पलटकर अपने बेटे बहू की तरफ नहीं देखा और मिताली और तारा के साथ चल दी, अपनी बची हुई जिंदगी को अपने आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए। रोशनी रसोई में खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी कि तभी उसकी माँ उर्मिला वहां आती है। हे राम, इस लड़की ने सारी सब्जी जला दी। मैंने इसे गैस बंद करने भेजा था और इस लड़की को देखो वीडियो कॉल पर बात करने की पड़ी है। ओ सॉरी माँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भूल गई। ध्यान देगी भी कैसे? सारा ध्यान तो तेरा उस सुमित्रा के बेटे अर्जुन पर रहता है। अरे 24 साल की हो गई, लेकिन तुझे अभी तक चाय बनानी भी नहीं आती, फिर ससुराल में जाकर खाना कैसे बनाएगी? रोशनी अपने पड़ोस में ही रहने वाले अर्जुन से प्यार करती थी। अब उसकी शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन रोशनी को खाना तक बनाना नहीं आता था। उसकी इस आदत से उसकी माँ काफी परेशान थी। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपनी भाभी के बनाए हुए खाने में कुछ न कुछ कमी निकालता रहता। ओफो, ये क्या भाभी, आज फिर से आपने इतनी पतली दाल बना दी, इसमें इतना पानी डाल दिया। अगर ऐसा ही है ना देवर जी, तो अब ब्याह करके अपने लिए कोई बीवी ले आओ, वही आकर बनाएगी तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान। सुमन गुस्से में अंदर चली जाती है। ओफो अर्जुन, तू अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं कर पाता ना, बेचारी को बेकार में ही सुना दिया। और ठीक ही कह रही है वो, अगर तुझे अच्छा खाना खाना है ना तो शादी कर ले, मैं तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है माँ, लड़की मैंने देख ली है, यहाँ 4 घर छोड़कर ही रहती है। वो अपनी उर्मिला आंटी की बेटी है ना, रोशनी। हे भगवान, तुझे वही आवारा लड़की पसंद आई? जब देखो तब तो वो बाहर घूमने जाती रहती है, तो फिर घर कब संभालेगी? माँ, आप जैसा सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत समझदार और संस्कारी है। मैं तो कहता हूँ आप मेरी शादी उससे करवा दो, और उससे नहीं करवाओगी तो मैं किसी और से भी नहीं करूंगा। फिर क्या था, सुमित्रा देवी को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और वो रोशनी से उसकी शादी करवा देती है और ब्याह कर रोशनी अपने ससुराल आ जाती है।
अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है जिसमें उसे हलवा बनाना होता है। तो वो कलाई में दर्द का बहाना बनाकर हलवा अपनी जेठानी से बनवा लेती है। इस तरह उसकी पहली रसोई की रस्म तो निकल जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर रोशनी घबरा रही थी। हे भगवान, मैं घर का बाकी सारा काम देख लूंगी, बस कोई मुझे खाना बनाने के लिए ना कहे बस। एक रोज उसकी जेठानी, रोशनी चलो जाओ रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाओ, कुछ ही देर में सब खाने के लिए आते ही होंगे। अच्छा तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ, किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बताना। हाँ चलो इसी बहाने मुझे भी आज रसोई से छुट्टी मिल जाएगी। ये कहकर रोशनी की जेठानी सुमन वहां से चली जाती है। रोशनी रसोई में जाती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो घबरा कर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ मुझे खाना बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन तुम तो जानती हो ना मुझे खाना बनाना नहीं आता। तभी तुझे कहती थी सीख ले, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ थी। माँ मुझे डर लग रहा है और तुम होगी मुझे अभी भी ताने देने में लगी हो। अच्छा चल अब अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर, मैं ही कुछ देर में खाना बनाकर तेरे घर के पीछे आती हूँ, तू रसोई की खिड़की से खाना पकड़ लेना। कुछ देर बाद उर्मिला खाना बनाकर ले जाती है और रसोई की खिड़की से रोशनी को पकड़ा देती है। ओह थैंक यू सो मच माँ, तुसी ग्रेट हो, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। अच्छा चल अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। कुछ देर बाद रोशनी सबको खाना बनाकर परोसती है तो इतना टेस्टी खाना खाकर उसकी सास उसकी खूब तारीफ करती है। बिल्कुल ठीक कहता था तू अर्जुन, रोशनी बहू तो बहुत अच्छा खाना बना लेती है, नहीं तो बड़ी बहू से तो आज तक इतना अच्छा खाना नहीं बना। बड़े ही अजीब है मेरे ससुराल वाले, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आज तक इतने सालों से मैं इन्हें बनाकर खिला रही हूँ तो मेरी तारीफ तो एक बार भी नहीं की। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो आज से सुबह शाम की रसोई रोशनी संभाल लेगी और खाना वही बना देगी और घर के बाकी काम सुमन देख लेगी। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, वैसे भी अब घर में दो दो बहुएं हो गई हैं तो वो अच्छे से सब संभाल लेंगी। छोटी बहू तू कल से रसोई संभालेगी और बड़ी बहू तू घर के बाकी सब काम करेगी। अपनी सास का ये फरमान सुनकर तो रोशनी हैरान ही रह जाती है। फिर रात को वो अपने कमरे में बैठकर सारी सच्चाई अपने पति को बता देती है। यही सच है अर्जुन, वो सब खाना तो माँ ने बनाकर भेजा था, सच तो ये मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। अब माँ जी ने रसोई की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी, लेकिन मेरी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं खाना बनाऊंगी कैसे। ओह गॉड रोशनी, ये तुमने क्या किया? अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो सीधे सीधे कह देती, लेकिन अब इस तरह तो तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैंने तो घर में सबसे तुम्हारी इतनी तारीफ कर दी थी, लेकिन अब मैं क्या ही करूं? हाँ आइडिया, मैं माँ को सब सच बता देता हूँ, वो अपने आप तुम्हें खाना बनाना सिखा देंगी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहती कि ऐसा करके आप सारा भांडा फोड़ दो। आप टेंशन मत लो, जब तक मैं खाना बनाना नहीं सीख जाती ना तब तक मैं माँ से खाना मंगवा लिया करूंगी। अब तो ये रोज का ही हो गया, वो रोजाना ही अपने पति को कहकर चुपके से अपनी माँ के घर से खाना मंगवा लेती और सबको बिना कुछ बताए वो खाना परोसती। इस तरह सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते। अब तो रोशनी को पका पकाए खाना मिल जाता तो वो सीखने की भी मेहनत नहीं करती। ऊपर से पड़ोस में मायका होने के कारण वो जब मर्जी उठकर वहां चली जाती। ऐसे ही सब चल रहा था। एक रोज घर पर कुछ मेहमान आ जाते हैं तो उसकी जेठानी उससे कहती है, रोशनी मैं जल्दी से बाजार जाकर सब्जी ले आती हूँ, तब तक तुम खाना बना लो। जी ठीक है भाभी। सुमन सब्जियां लेने बाजार चली जाती है। उधर रोशनी लगातार अपनी माँ को फोन करे जा रही थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो सोई हुई होती है और रोशनी का फोन नहीं देख पाती। कुछ देर बाद सुमन बाजार से लौट आती है। क्या बात है रोशनी, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? रोशनी काफी घबरा जाती है और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, वो घर में कुछ सब्जी नहीं थी सिवाय इस करेले के। अब मेहमानों को करेले थोड़ी न खिलाएंगे, इसीलिए मैं आपके आने का मेरा मतलब इस सब्जियों का इंतजार कर रही थी। आप जाइए, मैं खाना बना लूंगी। लेकिन सुमन को उस पर शक होता है और वो वहीं दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब देख रही होती है। वो देखती है कि रोशनी लगातार फोन पर फोन मिलाई जा रही थी। कुछ देर बाद उसकी माँ उठा लेती है। अरे यार माँ कहाँ चली गई थी, पता है तब से कितने फोन कर रही थी। अच्छा अब जल्दी से ना कुछ अच्छा खाना बनाकर पकड़ा दो, वो क्या है ना आज घर पर मेहमान आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं बना कर ले आती हूँ। लेकिन सुमन उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। कुछ देर बाद रोशनी की माँ रसोई की खिड़की से उसे खाना पकड़ा कर जाती है। ओह तो ये सारा माजरा है, देवरानी जी अपनी माँ के हाथों का स्वादिष्ट खाना हमें झूठ बोलकर खिलाती रही। अब इसका भांडा तो मुझे फोड़ना ही होगा। उस वक्त तो सुमन किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन अगले दिन वो जानबूझकर अपनी सास को रसोई में बुला कर लाती है। माँ जी आप ना बहुत ही अच्छे राजमा बनाते हो,
आप हमें भी वो रेसिपी बता दो ना, आज रात के लिए हम राजमा चावल बनाकर तैयार करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बताती जाती हूँ, तुम बनाती जाओ। ओह नो, अब ये दोनों रसोई में ही खड़ी रहेंगी तो फिर मेरा क्या होगा? अरे छोटी बहू, किस सोच में पड़ गई? चल चावल पकाने रख दे एक तरफ। रोशनी घबरा जाती है और फिर वो कुकर की जगह कढ़ाई निकालती है और उसमें कच्चे चावल बिना पानी के ही पकने को रख देती है। अरे ये क्या बहू, अनाड़ियों की तरह क्यों खाना बना रही हो? फिर वो रोने लग जाती है और अपनी सास को सब सच बता देती है। माँ जी, मैं तो ये खाना अपने पड़ोस के मायके से अपनी माँ से मंगवाती थी। सच तो ये है कि मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। देखा माँ जी, आप जिसकी इतनी तारीफ करते थे उसे तो ठीक से गैस तक जलाना नहीं आता। इसने अपने पड़ोस के मायके का खूब फायदा उठाया है अपनी माँ से खाना मंगवा कर। और आप हो कि आप तो बस मुझे ही ताने देते रहते थे। अपनी जेठानी की बात सुनकर रोशनी रोने लगती है। तभी उसकी सास अपनी बड़ी बहू से कहती है, तू चुप कर, जब तेरी शादी हुई थी तो तुझे कौन सा खाना बनाना आता था? तूने भी तो बाद में अपने मायके जा जाकर ही धीरे धीरे सीखा था। और रोशनी बहू, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आज से मैं तुम दोनों को खाना बनाना सिखाऊंगी। अब सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को खाना बनाना सिखाती है। कुछ ही दिनों में दोनों बहुत अच्छा खाना बनाना सीख